There are some patients who still have chronic conditions, and they have to have medications which cause a lot of mood swings. In that case, how do you deal with the mood swings, because they're majorly caused because of the medications they're having? शुरुआत में ही चर्चा हो रही थी मूड स्विंग की. Okay, are you saying that because they're taking the medication? Yeah. Right. So in case it has been already understood और evaluated, अगर ये पता लग चुका है कि दवाएं जब हम लेते हैं, अगर मुझे किसी दवा की ज़रूरत है और उस दवा की वजह से कहीं ना कहीं उसका एक परिणाम ये हो रहा है कि मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो पहले तो दवा को एनालाइज किया जाए कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन है दवा का. फॉर एग्जांपल आपको ये बताऊं, कुछ बीपी की दवाइयाँ और कुछ साइकियाट्रिक मेडिकेशन हो सकता है थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं और उनकी वजह से भी चेंजेस आते हैं. कुछ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, साइकियाट्रिक दवाइयाँ और थायराइड की दवाइयाँ भी इंटरेक्ट करती हैं और थायराइड की कंडीशन भी होते हैं. ये बहुत ज़रूरी है कि विकसित समाज में जब मल्टीपल लोग साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं तो इवन डॉक्टर्स हैव टू कोऑर्डिनेट. तो पेशेंट्स भी अक्सर डॉक्टर्स से मिलकर दूसरे डॉक्टर से भी बात करवाते हैं कि इनसे भी एक बार बात कर लीजिए. तो ये फ़र्ज़ हमारा भी बनता है, देयर इज़ नो डाउट. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प नॉट ओनली इन द मूड स्विंग्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड बॉडी के अंदर केमिकल्स के भी बड़े स्विंग्स होते हैं, नॉट ओनली मूड. कई बार किडनी के प्रॉब्लम्स, लिवर के प्रॉब्लम्स से क्लैश कर जाते हैं और आप देखिए फिर दो बीमारियां खड़ी हो गई जो पहले नहीं थी. और थायराइड देख लीजिए, there are some medications which actually disturb the thyroid rhythm. मुझे हो सकता है थायराइड की दवा की कभी ज़रूरत ना पड़ी हो, लेकिन जब मैं कोई और दवाई ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिप्रेशन की दवाई ले रहा हूँ या अगर मैं कोई और दवाई हार्ट की ले रहा हूँ, हो सकता है थायराइड में डिस्टर्बेंस हो जाए. मेरा लाइफस्टाइल बड़ा स्लो है. जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें रखती हूँ कि जो बहुत लंबे समय तक ब्लड प्रेशर की और थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, बिल्कुल. और शुगर की मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज की, तो वो उनके मेंटल कंडीशन को हैम्पर करता है. इट डज. ये कोई इसमें संदेह नहीं है. इसलिए देखिए, जब साइकियाट्रिस्ट अपना इवैल्यूएशन करते हैं, वो अक्सर कोई और हमारी जो दवाइयाँ पहले से चल रही हैं, भले वो बीपी के लिए हों, शुगर के लिए हों या थायराइड के लिए हों, उसका थरो एनालिसिस करना ज़रूरी है और वो दवाइयाँ चूज़ की जाती हैं जो इन दवाइयों से डायरेक्टली क्लैश ना करें. अच्छा, कुछ सवाल जो आजकल की खबरों से जुड़े हुए हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास सर. कुछ सवाल जो आजकल की खबरों से जुड़े हुए हैं, दो केसेस. एक सुसाइड केस बैंगलोर का, अतुल सुभाष केस जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया. पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके पत्नी की तरफ से था. और दूसरा केस वो जो मेरठ हत्याकांड हुआ, जहां पर नशे की लत में हाल ही में हुआ तो. जी, कैसे और किस तरीके से वो हत्या की, वो जघन्य अपराध था. छोटी सी 4 साल की बच्ची से जब पूछा गया कि पिता कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि पिता ड्रम में सो रहे हैं. तो ये दोनों ही केस, एक नशा और दूसरा डिप्रेशन. इसमें कोई संदेह नहीं है. मैं आपको 2-3 बातें बता दूं. अब मैडम ने एक बात उम्र भर की छेड़ी है. देखिए, हमारे देश में नशीली पदार्थों का इस्तेमाल ऐतिहासिक है. कहा जाता है कि जो भांग, गांजा और कैनबिस से रिलेटेड बातें हैं, कई सदियों से चलती आई हैं, ये राजा महाराजाओं के टाइम से चलती आई हैं. और जो गोल्डन क्रिसेंट है, देखिए कश्मीर से लेके अरुणाचल का जो क्षेत्र है, कई बार कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है. लेकिन हमें संभालना है अपने युवा वर्ग को. सब्सटेंस यूज एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस, दे गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे को बहुत बढ़ाते हैं. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किशोर अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था, बुज़ुर्गों की तबीयत, मानसिकता हमारे देश में बहुत निगलेक्टेड है. मैं आपसे एक सावधानी रचना चाहूँगा कि वी आर गोइंग टू बी द हाईएस्ट कैपिटल कंट्री ऑफ एल्डरली सिटीजन्स इन द वर्ल्ड नाउ शॉर्टली. कुछ 10-20 सालों के अंदर ही होने वाला है. अगर हमारी जनसंख्या बुज़ुर्गों की 70, 75 और 80 और 90 साल के लोग बढ़ने वाले हैं, उनकी मनोदिशा और मनोवृत्ति को भी हम प्यार मोहब्बत से संभालें. हमें ओल्ड एज होम्स नहीं चाहिए हमारे कंट्री में. मकान में काफ़ी सारे कमरे हैं हमारे पास. संभालें अपने बड़ों को, प्यार मोहब्बत से रखें. वो दूसरा बचपन है जो मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा था, है ना. संभालें उसको, क्योंकि वहाँ पर एक पीढ़ी है जो बच्चों को भी संभाल सकती है. ग्रैंड पेरेंट्स आर अ वंडरफुल एसेट फॉर आवर चिल्ड्रन, इजंट इट. एक ये था. दूसरा जो भी ये सवाल उठा है, ये जो खबरें आई हैं, कहीं ना कहीं देखिए, जो क्राइम और मेंटल हेल्थ का जो एक क्षेत्र है, क्राइम और मेंटल हेल्थ का जो एक ग्रे एरिया है, ब्लर्ड एरिया है, ये माना जा रहा है कि अक्सर कई बार पता नहीं लगता है कि ये, लेकिन जो भी इस क्राइम के भीतर शामिल होने वाले व्यक्ति होते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक रोगी भी होते हैं. कहीं ना कहीं इम्पल्स जो है, एग्रेशन जो है, एक तरीके से गुस्सा एक लेवल का
जहाँ पे गिल्ट नहीं है, रिमोर्स नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, पछतावा नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक बीमारी का भी रूप है जो एक हम वार्निंग साइंस की बात कर रहे थे, वो स्कूल के टाइम पे, घर के टाइम पर, कॉलेज के टाइम पर पहचाना नहीं गया। वो आगे कहीं ना कहीं हिनियस क्राइम में भरे, वो मर्डर हो, रेप हो, किडनैपिंग हो, इस तरह के कांड हो, उसमें देखा जाता है। तमाम दुनिया में जेल्स के भीतर ये एनालिसिस हो रहे हैं। कई मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं जेल्स में इस बात को पहचानने के लिए कि आइए हम समझें कि कॉन्विक्ट जो होता है, जो अंडर ट्रायल जो होता है, क्या उनकी मानसिकता के लक्षण पहचाने नहीं गए। दूसरा, ये जो बात है इसको भी कहीं ना कहीं सावधानी परिवारों में होनी चाहिए। पहचाने कि हो सकता है कोई इंटेंसिटी, कोई ड्यूरेशन किसी बिहेवियर की अनकंफर्टेबल लग रही है। हम सबके साथ होता है, गुस्सा हम सबको आता है, लेकिन उसकी रेंज अगर बढ़ रही है, बहुत कॉमन हो रही है, रोज़मर्रा हो रही है, पहचानिए, चर्चा करिए, रोकिए उनको, समझाइए। ज़रूरी नहीं है कि सीधा चलो चलते हैं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास। आपस ही हमारे देश में तो घर के सरपंच बैठते हैं, चाचू हैं, मामू हैं, सब लोग बैठ के संभाल लेते हैं परिस्थितियां। फैमिली डायलॉग नहीं होता है। अगर संचार होगा ना, हम कई लक्षणों को एक दूसरे से मिलकर डाइनिंग टेबल पर संभाल लेंगे, पड़ोसी के अंकल आके संभाल लेंगे। लेकिन हम अकेलेपन में रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो सन्नाटे में रह रहे हैं। लोनलीनेस इज अ बिगर प्रॉब्लम टुडे, लीडिंग टू सच क्राइम्स ऑल्सो। तो इसलिए क्राइम और मेंटल हेल्थ का जो एक दरवाज़ा है, दोनों को एक करीब से समझना है। और कई क्राइम्स समाज में, स्पेशली जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के क्राइम हैं, देखिए एक और चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट उठ रही है हमारे देश में, जो कपल्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, यंग मैरिड कपल्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है मीनाक्षी जी के कहीं ना कहीं सब्र, सहन और संचार, पेशेंस, टॉलरेंस एंड कंपैशन विद लव एंड अफेक्शन कहीं ना कहीं कपल्स की ज़िंदगी में थोड़ा और बेहतर लाया जाए। सर देखिए, विषय इतना बड़ा है कि इस पर हम पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इतनी पूरी जो चर्चा हुई उसका जो मैं सार, जो समरी निकाल पाई हूँ वो यही कि हमें संवाद करना होगा। फिर चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो, वो टीनेजर क्यों ना हो, वो एडोलेसेंट एज हो या वो एडल्ट एज हो, वो पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो या आपके बड़े बुजुर्गों के बीच का रिश्ता हो, वो संवाद महत्वपूर्ण है, वो चर्चा महत्वपूर्ण है।